नेक्स्ट इसके बाद आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है यहाँ पर, चार्ज का नाम दिया मैंने Q1, और दूसरा चार्ज जो है वो यहाँ पर है Q2। यदि आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और आपको वेक्टर का एडिशन और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, सो आई सजेस्ट यू कि आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और पहले आप ब्रीफ में वो देख के आइए कि वेक्टर्स का समेशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ज़्यादा अच्छा भी एग्जैजरेशन है, तभी आपको समझ में आएगा। तो Q1 चार्ज, Q2 चार्ज ये है। मैंने माना कि इस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये बात समझ लीजिए कि यार मैं O के पास गया, ये ओरिजिन है, मैं ओरिजिन के पास गया। जनरली पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है जनरली। तो मैं ओरिजिन के पास गया, ओरिजिन से पूछा यार Q1 चार्ज कहाँ पे है बता दे भाई। तो इसने कहा अच्छा Q1 चार्ज का पता चाहिए तुझे, तो इस डायरेक्शन में जो है सीधा चला जा, इस डायरेक्शन में R1 दूरी चला जा यहां से ऐसे, तो तुझे Q1 चार्ज मिल जाएगा। और वही रास्ता जो है O से लेके Q1 तक का जो शॉर्टेस्ट रास्ता है, वही रास्ता कहलाता है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस चार्ज 1। ये R1 वेक्टर कहलाएगा। हमने पूछा किससे? बाय डिफॉल्ट हम O से पूछते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट हम किससे भीख मांगते हैं? भगवान से भीख मांगते हैं। ऐसे ही बाय डिफॉल्ट हम O के रेस्पेक्ट में ही हम लिखेंगे, रास्ता जो है O से पूछेंगे। अब हम O से रास्ता पूछ रहे हैं कि चार्ज Q2 का रास्ता कहाँ है, चार्ज Q2 तक हमें पहुंचा दो प्लीज। तो इसने कहा ठीक है, अच्छा पहुंचाता हूं। तो इसने कहा यहां से जाओ सीधे और तुमको Q2 जो है मिल जाएगा। तो यहां से सीधा एक वेक्टर बना देंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज नंबर 2। दिस इज पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। ये सिंपल फंडा है पोजीशन वेक्टर का। अब बात ये है कि जो चार्जेस हैं मैंने मान लिया वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं Q1 और Q2। तो Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा। देखिए इस लाइन के अलोंग लगाएगा, सेंट्रल लाइन के अलोंग जो है फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और मैं कह सकता हूं Q2 की वजह से Q1 पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। इसको कह सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको कह सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मैंने मान लिया x के बराबर है। इनके बीच का सेपरेशन है x के बराबर, तो मैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं दैट K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ऐसे ही इसका मैग्नीट्यूड, अच्छा इसको d मान लीजिए, x थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बिकॉज x एंड y आर एक्सिस ऑल्सो, तो इसको d मान लीजिए तो d स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ये हुआ फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब आपने वेक्टर सब्ट्रैक्शन में देखा होगा कि यदि मैं इस वेक्टर की बात करूं, यदि मैं इस वेक्टर की बात करता हूं, ये वाला वेक्टर रंग बिरंगा बना दो, ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम R1 और R2 के टर्म्स में लिख सकते हैं। इस वेक्टर को हम R1 और R2 के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो दिस वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये जो वेक्टर है ये R2 माइनस R1 वेक्टर के बराबर होगा, R2 माइनस R1 वेक्टर के बराबर। दोबारा देख लीजिए कि ये आपके पास R1 वेक्टर, ये आपके पास R2 वेक्टर, और ये जो वेक्टर होगा दैट विल बी कॉल्ड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये सब्ट्रैक्शन में आपको समझाया गया होगा वेक्टर में, आप देख कर आइए वीडियो तब आपको समझ में आएगा। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब मैं कह सकता हूं कि जो ये d डिस्टेंस है वही इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दैट d इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। हाँ सही बात है, सही बात है। तो हम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 को लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है। अब हम एक बात और जानते हैं, वेक्टर में हमने पढ़ी है कि वेक्टर और उसके यूनिट वेक्टर में क्या रिलेशन होता है। कोई वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर,
तो उसको लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैप, उसको लिखा जा सकता है। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यदि कोई वेक्टर है, मान लीजिए आर वेक्टर, तो उस आर वेक्टर को लिखा जा सकता है आर इंटू आर कैप, आर इंटू आर कैप। यानी किसी वेक्टर को वेक्टर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड जो है वो उस वेक्टर की लेंथ को दर्शाता है और यूनिट वेक्टर जो है उस वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है कि ये डायरेक्शन उसकी किस तरफ है। तो हमें वेक्टर लिखने के लिए एक मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका यूनिट वेक्टर चाहिए। अब यहाँ देखिए बेटा कि F21 जो है ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमारे पास है और हम यदि वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं, मैं लिखना चाहता हूँ F21 वेक्टर, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके मैग्नीट्यूड में क्या करना होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर, हमें उसमें यूनिट वेक्टर से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा यूनिट वेक्टर से। अब देखो बेटा ये फोर्स F21 वेक्टर जो है, F21 है इस तरफ, अब इस तरफ कोई ऐसा वेक्टर बताइए जो इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा हो। एक ऐसा वेक्टर हमें चाहिए कि जो इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा हो, उससे हम यूनिट वेक्टर उधार ले लेंगे। यूनिट वेक्टर का तो कोई धर्म नहीं है, यूनिट वेक्टर का लेंथ 1 है। कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लो, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लो, लेंथ तो 1 ही है, तो किसी भी वेक्टर से हम उधार ले सकते हैं यूनिट वेक्टर कि यार तेरा यूनिट वेक्टर यूज करने देना, प्लीज करने देना। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की जो डायरेक्शन है और इस F21 की डायरेक्शन है वो एक समान है, वो क्या है, एक जैसी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ लिखूँगा मैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ। अच्छा, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि यार यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे भी मैं यही लिख सकता हूँ, दिस इज k q1 q2 डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इनटू वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का उसका मैग्नीट्यूड, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। मैं इसको लिख सकता हूँ इस यूनिट वेक्टर को ऐसे। अब देखिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड की पावर 1 है यहाँ पर, यहाँ पावर 2 है, तो इसको मैं मिला सकता हूँ। तो आपके पास मिल जाएगा k q1 q2 डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं। अब R2 माइनस R1 वेक्टर को R21 लिख सकते हैं, R21 लिख सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा फॉर्मूला F21 वेक्टर इज इक्वल टू, आपको मिलेगा k q1 q2 डिवाइडेड बाय R21 का क्यूब, R21 वेक्टर जो है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इंटू R21 वेक्टर। ऐसे उस फोर्स को लिखा जा सकता है, ऐसे फोर्स को लिखा जा सकता है R21 वेक्टर के बराबर। R21 वेक्टर क्या है यहाँ पे, R21 वेक्टर इज नथिंग बट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से पूछे हम पोजीशन कहाँ है एक की, सॉरी 2 1 है तो 1 से पूछें 2 की पोजीशन, तो 1 से पूछें 2 की पोजीशन तो एक आएगा कि भाई ऐसे चला जा सीधा पहुंच जाएगा 2 के पास। तो ये R21 जो है इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। सिमिलरली हम दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ये फोर्स है सेकंड पार्टिकल पर 1 की वजह से, ऐसे हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड पार्टिकल भी लिख सकते हैं। दैट इज F12 वेक्टर, F12 वेक्टर इज इक्वल टू, लिखेंगे आप k q1 q2 डिवाइडेड बाय R21 की जगह R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं R12 वेक्टर की फॉर्म में फोर्स F12 वेक्टर। ठीक, समझ में आया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल प्रिंसिपल है जो हमें मदद करता है कि मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालने के लिए। जब हमारे पास 2 चार्जेस हैं तो हम कूलम्ब्स लॉ डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास चार्जेस 2 से ज़्यादा हैं तो उनके बीच में आपस में उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन का कॉम्बिनेशन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट की ज़रूरत पड़ती है जो कहता है, समझाता हूँ आपको, कि मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है Q1
दूसरा चार्ज है Q2 और तीसरा चार्ज है Q3। ऐसे ही ढेर सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। मैं सिंप्लिसिटी के लिए 3 चार्जेस ले रहा हूं। इनके बीच का सेपरेशन जो है वो R12 के बराबर है। इनके बीच का सेपरेशन है R12। इसके और इसके बीच में जो सेपरेशन है वो R23 के बराबर है, R23। और इसके बीच में जो फोर्स, जो सेपरेशन है वो R13 के बराबर है, R13 के बराबर है। अब बेटा ये देखिए कि इसके और इसके बीच में जो फोर्स है वो मैं कूलम्ब्स लॉ से बता सकता हूं। कूलम्ब्स लॉ से बता सकता हूं कितना होगा। मान लीजिए सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं तो मैं कह सकता हूं कि फोर्स होगा K(Q1 Q2) डिवाइडेड बाय R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर। इसके और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी, मान लीजिए सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं तो कह सकता हूं कि फोर्स F इज इक्वल टू K(Q2 Q3) डिवाइडेड बाय R23 का स्क्वायर कह सकता हूं। ऐसे ही मैं इस पर फोर्स इसकी वजह से और इसकी वजह से निकाल सकता हूं, इसके ऊपर फोर्स इसकी वजह से और इसकी वजह से निकाल सकता हूं। तो इसमें कहा गया है कि यदि किसी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर आपको फोर्स निकालना है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, तो आप मानिए कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही चार्जेस हैं और कूलम्ब्स लॉ धड़ल्ले से लगाइए और जितने भी फोर्सेस एक एक करके आप निकालेंगे कि इसके साथ इंटरेक्शन कंसीडर कीजिए 1 एट अ टाइम, इसका इसके साथ इंटरेक्शन कंसीडर कीजिए और जो भी आपके पास इंडिविजुअल फोर्सेस की वैल्यू है उनका वेक्टर सम ले लीजिए, तो आपके पास टोटल फोर्स जो है वो मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 3 F net on 3 is equal to vector sum of force between 2 and 3, force on 2 due to 3 plus force on 2 due to 1। इन दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वही नेट फोर्स कहलाएगा उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, ये इस्तेमाल होता है मल्टीपल चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन फोर्स निकालने के लिए। और ये आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस था, ये ऑब्वियस लग रहा है भले ही, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये प्रूव हो चुका है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ये। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं।